हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल की। किस प्रकार हमें स्पेक्ट्रा मिलता है, किन एनर्जी स्टेट्स में ट्रांजिशन होता है जिससे हमें स्पेक्ट्रा मिलता है। तो एनएमआर थ्योरी में ये बोला गया कि एनएमआर में जो न्यूक्लियाई होते हैं, वो न्यूक्लियाई जैसे ही उन पे मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाते हैं। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में उनकी जो डायरेक्शन होती है वो रैंडमली होते हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में घूमते रहते हैं। ठीक है, तो उनकी एनर्जी स्टेट डिजनरेट होती है। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो ये न्यूक्लियाई, इनमें से कुछ न्यूक्लियाई तो हैं जो उसके पैरेलल हो जाते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के, और कुछ न्यूक्लियाई वो एंटी पैरेलल हो जाते हैं, मींस उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। जो पैरेलल होते हैं वो तो लोवेस्ट एनर्जी पे चले जाते हैं, जो उसके अगेंस्ट होते हैं वो हाई एनर्जी पे चले जाते हैं। इस प्रकार दो एनर्जी स्टेट्स की फॉर्मेशन होती है, एक अल्फा स्टेट्स और एक बीटा स्टेट्स। और इन्हीं के बीच जो ट्रांजिशन, न्यूक्लियर का ट्रांजिशन होता है, और ये ट्रांजिशन होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब करने के बाद। अब क्या है, इनके बीच का जो डिफरेंस है, जिसे हम बोलते हैं डेल ई, इतनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करने पर इनका ट्रांजिशन पॉसिबल है। जैसे ही ट्रांजिशन करेगा तो उतनी एनर्जी को ये उतनी रेडियो फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने पर और बाकी बची जो रेडिएशन होंगी, रेडियो वेव होंगी, उनको डिटेक्टर में डिटेक्ट किया जाएगा और रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होने पर हमें स्पेक्ट्रा मिलेगा कि ये फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्ब हो गई है, तो ये स्पेक्ट्रा है इस चीज़ का। तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिया गया कंपाउंड ये है। इसी प्रकार क्या होता है कि जैसे ही न्यूक्लियाई एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी लेवल पे जाता है, तो वापस जैसे ही ये लोअर एनर्जी में आता है उतनी एनर्जी को क्या कर देगा, ये एमिट भी कर सकता है। तो एमिट करने के बाद इस एमिट एनर्जी को हम रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके स्पेक्ट्रा लेते हैं, तो ये स्पेक्ट्रा हो गया एमिशन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन से स्पेक्ट्रा मिलेगा, उसे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलेंगे। एनएमआर मेनली जो हम यूज़ करते हैं वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के रूप में ही लेते हैं। इस प्रकार जो एमिट एनर्जी जो होती है या एब्जॉर्ब एनर्जी रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होती है वो होती है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। और प्रोपोर्शनलिटी को हटाने पर हम लगाते हैं गामा B0/2 पाई। यहाँ B0 जो होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है जो प्रोटॉन एक्सपीरियंस करता है, और गामा मैग्नेटोगायरिक रेशियो होता है, और ये रेशियो होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट एंड एंगुलर मूवमेंट के बीच में। अगर एनएमआर स्पेक्ट्रा की बात करते हैं कि एनएमआर को स्पेक्ट्रा मिलता है, वो एक इंटेंसिटी वर्सेज फ्रिक्वेंसी के बीच हम लेते हैं कि किस फ्रिक्वेंसी पे और कितनी इंटेंसिटी की पीक्स आई हैं। तो इसके स्पेक्ट्रा में अगर हम देखें तो स्पेक्ट्रा जो लिया जाता है वो लिया जाता है, एक रेफरेंस लिया जाता है जिसके सापेक्ष हम इसके स्पेक्ट्रा को लेते हैं, और वो रेफरेंस होता है TMS, टेट्रामेथिलसिलेन। इसमें 12 प्रोटॉन होते हैं, हाईली शील्डेड होते हैं, इनार्ट होता है, नॉन रिएक्टिव होता है। इसमें पोलर नॉन पोलर दोनों ही कंपाउंड भूल जाते हैं, इस कारण इसे TMS को हम रेफरेंस के रूप में लेते हैं। और स्पेक्ट्रा में अगर देखें तो इसकी दो पैमाने लिए जाते हैं। इसमें एक डेल्टा पैमाना होता है और एक टो पैमाना होता है। डेल्टा पैमाना 0 से 10 तक होता है, और टो पैमाना और डेल्टा पैमाना में एक रिलेशन होता है जिसे हम बोलते हैं 10 माइनस टो बराबर 10 माइनस डेल्टा। और इस TMS के सापेक्ष पीक्स की जो पोजीशन आती है उसे हम बोलते हैं केमिकल, जो पीक्स आती है उसे हम बोलेंगे केमिकल शिफ्ट। तो ये जो पीक्स आती है और जो थ्योरेटिकल वैल्यू है उस पर ना अगर कुछ अदर फैक्टर के कारण थोड़ी मूवमेंट होती है पीक्स में, जिसे हम केमिकल शिफ्ट बोलते हैं। और ये मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड के कारण होती है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कारण होती है, या तो इसका पीक्स का शील्डिंग हो जाता है या डीशील्डिंग। शील्डिंग और डीशील्डिंग को हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके अगर स्पेक्ट्रा में देखें तो दो फील्ड होते हैं, एक अप फील्ड होता है 0 के आसपास होता है, और डाउन फील्ड होता है जो बढ़ते हुए डेल्टा पे हम डाउन फील्ड लेते हैं। अब एनएमआर स्पेक्ट्रा के इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो इसमें एक सैंपल होल्डर होता है, परमानेंट मैग्नेट होता है, मैग्नेटिक कॉइल्स होती है, स्वीप जनरेटर होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर होता है। और इसका सिस्टम का जो डायग्राम होता है वो आपको सामने स्लाइड में दिखाया गया है। सैंपल होल्डर जो है वो ग्लास ट्यूब 8.5 सेंटीमीटर लंबा और 0.3 डायामीटर का एक सैंपल होल्डर लेते हैं।
और परमानेंट मैग्नेट जो इसका जो होता है 60 से 100 मेगाहर्ट्ज़ स्ट्रेंथ का इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगते हैं, ठीक है। और स्वीप जनरेटर जो इसमें यूज़ किया जाता है उसका यूज़ किया जाता है कंटिन्यूस, मतलब सेम मैग्नेटिक फील्ड सैंपल को देने के लिए इसमें स्वीप जनरेटर का यूज़ किया जाता है। और रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर जो होता है वो पल्स रेडियो वेव को जनरेट करने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर का यूज़ किया जाता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी का जो इसी प्रकार एक रेडियो फ्रिक्वेंसी होता है जो रेडियो फ्रिक्वेंसी को जनरेट करता है, ठीक है। और एक रिसीवर होता है जो इसे डिटेक्ट करता है और रिसीवर इसे भेजता है कंप्यूटर, यानी डिटेक्टर में कंप्यूटर में भेजता है। कंप्यूटर में इसका एनालिसिस होता है, रिकॉर्ड होता है और इसका स्पेक्ट्रा बनता है जिसको हम एनालिसिस करके हम कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं कि दिया गया कंपाउंड ये वाला है। अगर हम इसमें सॉल्वेंट की बात करें तो एनएमआर में जो सॉल्वेंट यूज़ किए जाते हैं वो CCl4, CS2, CdCl3, C6, D6, D2O। तो ऐसे सॉल्वेंट यूज़ किए जाते हैं इसमें प्रोटॉन नहीं होता। अगर ऐसा सॉल्वेंट यूज़ किया जाए इसमें प्रोटॉन हो तो हम दिए गए कंपाउंड को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कंपाउंड के प्रोटॉन के साथ साथ सॉल्वेंट के प्रोटॉन की भी पिक्स आ जाती है और जिसके कारण कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट होता है।